जय हिंद प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल टारगेट एग्जाम प्लेटफॉर्म पे। साथियों, उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा के लिए काफी इंपॉर्टेंट सीरीज है जो कि कंटिन्यू है। मॉडल पेपर आइए करते हैं इसको, एक एक क्वेश्चन बारीकी से समझते हुए चलेंगे, ठीक है। और जितने भी क्वेश्चन होंगे आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताना कितने क्वेश्चन आपके यहाँ पे सही हो रहे हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि भारत में बंजर भूमि का सबसे बड़ा हिस्सा किस राज्य में है, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्ट बात हो रही है बंजर भूमि के बारे में। देखिए, यहाँ पे गुजरात दिया हुआ जो कि ऑप्शन में गलत होगा, आंध्र प्रदेश में भी नहीं है और ये मध्य प्रदेश भी गलत है, तो राजस्थान यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा। देखिए, राजस्थान में जो सबसे बड़ा मरुस्थल पाया जाता है साथियों, उसको कहते हैं थार मरुस्थल कहा जाता है, ठीक है। और यहाँ पे तकरीबन क्या है, 30 सेंटीमीटर वर्षा होती है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही होगा। ऑप्शन डी को यहाँ पे लॉक कर लेना, ठीक है साथियों। और कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताना, साथ में आप किस स्टेट से हैं और किस चीज की तैयारी कर रहे हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। देखिए, यहाँ पे पूछ रहा है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बारे में, तो साथियों यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, यानी सैंडल पीक जिसे कहते हैं, सैंडल चोटी। ये काफी इंपॉर्टेंट है, यानी भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की जो सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। और ये उत्तर अंडमान द्वीप पर स्थित है। एक क्वेश्चन पूछता है कहाँ पे, तो साथियों आप बताना उत्तरी अंडमान द्वीप में स्थित है कौन सी, सैंडल पीक चोटी, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। यूपीपी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आपके कितने दिन बचे हुए हैं, यहाँ पे आपके 40 दिन बचे हुए हैं, ठीक है। 40 दिन में आपको तकरीबन 200 की स्ट्राइक रेट से यहाँ पे सॉल्व करना होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, एक कोशिकीय जीव कैसे प्रजनन करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, बहुकोशिकीय के बारे में नहीं पूछ रहा, एक कोशिकीय जीव कैसे प्रजनन करते हैं, ये क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। तो साथियों यहाँ पे ऑप्शन ए के साथ चलेंगे, कोशिका विभाजन यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा, ठीक है। क्या है कि साथियों कि अधिकतर एक कोशिकीय जीवों को देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की जरूरत होती है, ठीक है। हम इसे किसकी सहायता से देख सकते हैं, हम इसको माइक्रोस्कोप, ठीक है, माइक्रोस्कोप की सहायता से हम इसको देख सकते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा, ऑप्शन ए को यहाँ पे नोट कर लेना, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, स्वामी नारायण अक्षरधाम एक हिंदू मंदिर परिसर है जो भारत के निम्नलिखित स्थानों में से कहां पर स्थित है। ये क्वेश्चन साथियों आपसे पूछा जा रहा है कि अक्षरधाम जो मंदिर है वो कहां पे स्थित है, ठीक है। तो साथियों यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, यानी दिल्ली में, ठीक है। नई दिल्ली में बना स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर एक अनोखा सांस्कृतिक तीर्थ स्थल है, ठीक है। और ये हिंदू मंदिर परिसर होने के नाते क्या है कि 26 दिसंबर 2007 को, ठीक है, 2007 को इसे बुक ऑफ वर्ल्ड में रिकॉर्ड किया गया, ठीक है। किसमें, बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड किया गया, ओके। ये आप नोट कर लेना 2007 में। जब भी पूछेगा कहां पे स्थित है तो ऑप्शन डी के साथ चलना, नई दिल्ली राइट ऑप्शन होगा। यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन डी को यहाँ पे लॉक कर लेना, ठीक है। चलिए साथियों, अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित नदियों में से किसका नाम संस्कृत शब्द लौड़ावरी से लिया गया है जिसका अर्थ है नमकीन नदी। देखिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। तो साथियों यहाँ पे देखिए राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, लूनी, ठीक है। ये देखिए गलत लिख उठा है, यहाँ पे हो जाएगा आपका लूनी नदी, ठीक है। लूनी नदी ये कहाँ पे है साथियों, ये आपके राजस्थान में है, ठीक है। कहाँ पे है, ये है आपके राजस्थान की प्रमुख नदियों में से एक है। और नदी का नाम लूनी यानी लौड़ाकारी नमक नदी या मरु गंगा सागरमती के नाम से भी इसे जाना जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन डी को यहाँ पे नोट कर लेना। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप उसको नोट करते हुए चलिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपास प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। ये साथियों क्वेश्चन आपसे बार बार पूछा गया आपके एग्जाम में। तो फ्रेंड इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए के साथ रहना, मुंबई। यहाँ पे देखिए राइट ऑप्शन होगा, ठीक है। केंद्रीय कपास प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान ये आपके मुंबई में स्थित है। सो वेरी इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन ए को नोट कर लेना, इतना काफी आपके यूपीपी एग्जाम के लिए। चलिए साथियों, अगला क्वेश्चन है और आपसे पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में कितने सदस्य होते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी,
9 सदस्य होते हैं, ठीक है। कितने? 9 सदस्य होते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जो गठन है वो 1 अध्यक्ष और 4 जो है वो पूर्णकालिक सदस्यों तथा 4 मानक सदस्यों से होता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ऑप्शन डी के साथ रहिएगा, ऑप्शन डी को यहाँ पे नोट करते हुए चलिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिलनाडु में जल्लीकट्टू किस त्योहार का एक हिस्सा? देखिए सबसे पहली बात तो ये कि जल्लीकट्टू है क्या। देखिए जल्लीकट्टू क्या है, ये एक खेल है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, बैल की लड़ाई होती है जल्लीकट्टू, और ये किसी एक त्योहार में ये मनाया जाता है। वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस त्योहार में। तो राइट ऑप्शन होगा यहाँ पे साथियों ऑप्शन बी के साथ चलेंगे। पोंगल त्योहार होता है जिसमें जल्लीकट्टू मनाया जाता है, ठीक है। और इसे कहते हैं तकरीबन 2000 साल पुराना है ये, ठीक है। 2000 साल पुराना खेल है जल्लीकट्टू। कहाँ पे है? ये आपके तमिलनाडु में है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है। और कब मनाया जाता है साथियों? तो ये हो जाएगा आपका 15 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। 15 जनवरी को ये इसको मनाते हैं। पोंगल त्योहार है, उसमें हम जल्लीकट्टू खेल को मनाते हैं, ठीक है। कहाँ पे? तमिलनाडु में। ऑप्शन बी के साथ रहेगा, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि चीनी मुद्रा को क्या कहा जाता है। देखिए यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी रेनमिन, ठीक है। रेनमिन, चीनी मुद्रा को क्या कहेंगे? रेनमिन कहते हैं, ठीक है। और ये मुख्य चीन में विद्यमान मुद्रा है और इसका संक्षिप्त रूप है आरएमबी, ठीक है। कभी कभी ये भी पूछ लेता है, आरएमबी पूछ लेता है, रेनमिन। तो ऑप्शन सी के साथ रहेगा, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। देखिए आप नोटबुक ले लीजिए और क्वेश्चन को नोट करते हुए चलिएगा, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आपके पूरे यूट्यूब चैनल में कहीं भी नहीं मिलेंगे और क्वेश्चन टफ आएंगे, यानी आपके कठिन प्रश्न इस बार पूछे जाएंगे। ओके चलिए अगला क्वेश्चन है, आर्मेनिया की मुद्रा को क्या कहा जाता है? साथियों जब भी ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो यहाँ पे ऑप्शन ए के साथ रहिएगा, द्राम यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा, ठीक है। आर्मेनिया की जो मुद्रा है उसे क्या कहेंगे? द्राम कहेंगे, ठीक है। रुपया कहाँ पे है? ये आपके भारत में है। यूएसए में डॉलर चलता है। ग्राम कहाँ पे है? ठीक है ग्राम, चलिए बताइएगा ग्राम कहाँ की मुद्रा है। अगर आपको मालूम होगा तो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बता सकते हैं। फिलहाल ऑप्शन ए के साथ रहिएगा, ऑप्शन ए यहाँ पे देखिए करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रेंड निम्नलिखित में से भारत का कौन सा पड़ोसी देश स्थल सीमा से घिरा हुआ देश नहीं है? देखिए यहाँ पे नहीं शब्द लगा, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी म्यांमार। देखिए म्यांमार दोनों पड़ोसी हैं, भारत और म्यांमार, और इनके संबंध अत्यंत प्राचीन और गहरे हैं, ठीक है। ये देखिए आधुनिक काल की अगर बात करें तो 1937 तक, ठीक है, इसे कहा जाता था बर्मा, जो कि ये भारत का अंग था, ठीक है साथियों। किसका अंग था? ये भारत का अंग था, ओके, ये भारत का अंग था बर्मा। उसके बाद में इसको हटा दिया गया था, ओके। तो ऑप्शन बी के साथ रहेगा, यहाँ पे ऑप्शन बी को नोट कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संदेश सेवा किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है? साथियों यहाँ पे ऑप्शन सी के साथ चलेगा, ये तृतीयक सेवा केंद्र के अंतर्गत आती है, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। यूपी पुलिस के लिए इतना ही काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रत्यक्ष कर नहीं है? देखिए दो कर होते हैं, ठीक है। एक है अप्रत्यक्ष कर जिसे कहा जाता है, ठीक है, और दूसरा होता है प्रत्यक्ष कर, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ पे पूछ रहा है कौन सा प्रत्यक्ष कर नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी के साथ चलेगा, कोई भी नहीं, ठीक है, कोई भी नहीं। एक ऐसा टैक्स जो किसी व्यक्ति या संगठन द्वारा सीधे सरकार को दिया जाता है उसे क्या कहेंगे? प्रत्यक्ष कर कहेंगे, ठीक है। यानी ये संगठन है और ये सरकार है, इसको हम सीधे डायरेक्ट देंगे तो ये प्रत्यक्ष कर होगा, और ये किसी दूसरे के माध्यम से जाएगा तो इसे कहेंगे अप्रत्यक्ष कर, ठीक है। चलिए ऑप्शन डी के साथ रहेगा, यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा स्वाभाविक रूप से न्यायपूर्ण है? ये क्वेश्चन आपसे बार बार क्वेश्चन रिपीट किया गया है। फ्रेंड यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी मौलिक अधिकार। देखिए भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को 6 भागों में डिवाइड किया गया था, ठीक है। और इससे पहले कितने थे? इससे पहले थे 7 मौलिक अधिकार थे, ओके। तो यहाँ पे 7वां मौलिक अधिकार जो है वो हटा दिया गया था,
यानी 44वें संविधान संशोधन द्वारा, 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसको हटा दिया गया। अब कितने हैं? अब 6 मौलिक अधिकार बचे हुए हैं। तो ऑप्शन सी के साथ रहेगा, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है साथियों, निम्नलिखित संशोधन में से किसे भारत का लघु संविधान भी कहा जाता है? यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। साथियों यहाँ पे ऑप्शन बी के साथ चलेगा 42वां संविधान संशोधन। ठीक है, ये कब हुआ था साथियों? डेट याद रखिएगा, 1976 में ये हुआ था। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन। इसको लघु संविधान यानी छोटा संविधान भी कहा जाता है। काफी ज्यादा इसमें क्या संशोधन किए गए थे। तो ऑप्शन बी के साथ रहेगा, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने जीएसटी के दोहरे मॉडल को किस देश से चुना है? ये क्वेश्चन साथियों आपसे पूछा जा रहा है। साथियों यहाँ पे ऑप्शन बी के साथ रहिएगा, कनाडा यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड क्लाइव ने सिराजुद्दौला को किस युद्ध में हराया था? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है साथियों। साथियों यहाँ पे ऑप्शन ए के साथ रहेगा, प्लासी का युद्ध। देखिए प्लासी का युद्ध हुआ था कब? ये हुआ था 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन ए के साथ रहेगा, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, आल्प्स पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है? ये क्वेश्चन साथियों आपसे पूछा जा रहा है। साथियों यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए यानी यूरोप में ये स्थित है और ये लगभग 1200 किलोमीटर, ठीक है, 1200 किलोमीटर में ये फैली हुई है। काफी इंपॉर्टेंट, ये ध्यान देना, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तारीख को अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है? साथियों यहाँ पे जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा ऑप्शन बी 21 सितंबर राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, ऑप्शन बी को नोट कर लेना, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, चकबंदी से आपका क्या अभिप्राय है? देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए भूमि का एकीकरण। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा, इसको नोट करते हुए चलिएगा। देखिए कई बार आपके उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये ध्यान देना, ऑप्शन ए यहाँ पे सही है, ऑप्शन ए को यहाँ पे नोट कर लेना। साथ में कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना फ्रेंड। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंगूर की खेती को आमतौर पर क्या कहा जाता है? ये क्वेश्चन साथियों आपसे पूछा गया है बार बार। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी विटीकल्चर। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है सेरीकल्चर। ठीक है, ये किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे ऑप्शन डी सही होगा, ऑप्शन डी को नोट कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किन स्थानों के बीच महात्मा गांधी के नेतृत्व में अंग्रेजों के विरुद्ध नमक मार्च आयोजित किया गया था? सो फ्रेंड यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। देखिए अहमदाबाद से दांडी, भावनगर गलत होगा, जूनागढ़ भी गलत है, राजकोट भी गलत है। ठीक है, और ये शुरू कब किया था? ये डेट याद रखिएगा 1930 में। ठीक है, 1930 में, काफी इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन डी को यहाँ पे नोट कर लेना। यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इस क्वेश्चन का। चलिए फ्रेंड अगला प्रश्न है, भारत में जैन मान्यता के अनुसार एक तीर्थंकर को एक तीर्थ के संस्थापक के रूप में परिभाषित किया गया है। 24 तीर्थंकर में पहले कौन है? देखिए यहाँ पे पहले तो हो जाएंगे ऑप्शन सी के साथ ऋषभनाथ। ठीक है, और 24वें तीर्थंकर कौन है? महावीर। ठीक है, ये है 24वें तीर्थंकर होंगे, ये नोट कर लेना, ऑप्शन सी सही होगा क्वेश्चन के हिसाब से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बाल गंगाधर तिलक द्वारा किया गया साहित्यिक कार्य है? यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। साथियों यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी के साथ चलेगा, द ओरायन। ये राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा, आप इसको भी नोट कर लेना। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, इरिडियम परत की खोज किसने की और नोबेल पुरस्कार भी जीता? फ्रेंड्स यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी लुइस अल्वारेज। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा, आप इसको नोट करते हुए चलिएगा, सो वेरी इंपॉर्टेंट है। इन्हें कब मिला था? 1968 ईस्वी में। ठीक है,
1968 में डेट काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन B6 का दूसरा नाम है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया साथियों, ऑप्शन सी के साथ चलिएगा, पैराडॉक्सिन यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, सो वेरी इंपॉर्टेंट है और कई बार ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्वतंत्रता के बाद कितनी बार नोटबंदी हुई है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो साथियों यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी के साथ चलिएगा, 2 बार। देखिए पहली बार हुई थी 1978 में, ओके, और उसके बाद 2016 में नोटबंदी हुई। स्वतंत्रता से पहले एक बार हुई थी 1946 में, जो कि स्वतंत्रता के बाद नहीं, इससे पहले हुई थी। ठीक है, जो पहले हुई थी वो 1946 में थी और बाद में सिर्फ 2 बार हुई, 1978 और 2016। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन बी के साथ रहेगा, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है साथियों, भारत में संविधान की कुल अनुसूचियां कितनी है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। साथियों यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, यानी 12 अनुसूचियां हैं। मूल संविधान जो 1994 में बना, सॉरी 1949 में बना था, उस समय केवल कितनी थी? उस समय 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, इसके बाद में 4 अनुसूचियां और जोड़ी गई, जिससे अब ये हो गई है 12 अनुसूचियां। ऑप्शन बी के साथ रहेगा, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंड ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि योग का वर्णन निम्नलिखित में से किस वेद में किया गया है? यही क्वेश्चन आपसे बार बार पूछे गए हैं। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, ऋग्वेद यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, ऑप्शन सी के साथ रहेगा, सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑप्शन सी। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन है और आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से आलस्य शब्द का विशेषण क्या? देखिए यहां से आपके हिंदी के क्वेश्चन स्टार्ट हैं। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, आलस्य होगा, आलस। ठीक है, आलस मतलब कि वह उत्साहीनता और शिथिलता जो बहुत समय तक जागते रहने पर, बहुत अधिक परिश्रम करने पर अथवा यानी इसी प्रकार के कुछ और कारणों से उत्पन्न होती है। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन डी को नोट कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शब्द सकर्मक क्रिया है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो साथियों यहाँ पे ऑप्शन ए के साथ रहिएगा। देखिए लिखना, लिखना शब्द क्या है? सकर्मक क्रिया है, यानी जिस क्रिया का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़े वह सकर्मक क्रिया कहलाता है। ठीक है, यानी कर्ता को छोड़ के किस पे पड़े साथियों? कर्म पे पड़े, वो क्या कहलाएगा? सकर्मक क्रिया कहलाएगी। ठीक है, ऑप्शन ए के साथ रहेगा, ऑप्शन ए सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा रहा है, जिस विकारी शब्द के प्रयोग से हम किसी वस्तु के विषय में कुछ विधान करते हैं उसे कहते हैं। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी के साथ चलिएगा, क्रिया यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, देखिए फ्रेंड, किसी कार्य को होने या करने का जो बोध कराने वाले शब्दों को क्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कहा जाए कि चीता तेज दौड़ रहा है। ठीक है, दौड़ रहा है, ये एग्जाम्पल के तौर पे हमने बता दिया। ठीक है, ऑप्शन बी के साथ रहेगा, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन है और आपसे पूछा जा रहा है कि किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है? देखिए यहाँ पे नहीं शब्द लगा है। ठीक है, यहीं पे हम कंफ्यूज होते हैं जहां पे नहीं शब्द लगे होते हैं। देखिए यहाँ पे सीता भोजन बना रही है, ये ऑप्शन गलत होगा। टैगोर ने गीतांजलि लिखी, ये भी ऑप्शन गलत है। श्याम रोता है, यहाँ पे देखिए सकर्मक क्रिया नहीं है, ये ऑप्शन सही होगा। बच्चा फल तोड़ रहा है, यहाँ पे भी सकर्मक क्रिया हो रही है। ठीक है, और क्वेश्चन पूछ रहा है कि सकर्मक क्रिया नहीं है, तो नहीं कहाँ पे है? श्याम रोता है, ऑप्शन सी के साथ रहेगा, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य होगा। ये क्वेश्चन साथियों आपसे पूछा जा रहा है, सो वेरी इंपॉर्टेंट है और कई बार ये आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, ध्यान से इसको करना है। ठीक है, देखिए वह बहुत थक गया है, वह अभी अभी गया है,
वो अंदर बैठा है, वो अब भली भांति नाच लेता है। ये क्वेश्चन से आपको बताना है यहाँ पे, ठीक है। परिमाण क्रिया विशेषण का वाक्य, तो यहाँ पे देखिए राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, वह बहुत थक गया है, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा, आप इसको नोट कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन है साथियों, आपसे पूछा जा रहा है कि व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। यहाँ पे देखिए बताना है कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। ये आपके दम भर दीजिए उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा के लिए, ठीक है। काफी कठिन प्रश्न होने वाले हैं, ठीक है, कठिन प्रश्न आने वाले हैं। तो साथियों यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी के साथ रहिएगा, भय। देखिए भय क्या है कि व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है, तो भय क्या है, भय क्या है, ये विशेषण नहीं है, ठीक है। ऑप्शन सी के साथ रहिएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस वाक्य में अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, देखिए सो वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ध्यान देना। किस वाक्य में अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, हम किसी को कुछ नहीं कह सकते। यहाँ पे देखिए अनिश्चयवाचक है, हम खुद ही इधर आ गए, यानी निश्चयवाचक है इसमें। तुम कॉलेज कब आओगे, ठीक है। ये क्या है, प्रश्नवाचक है। मेरा भाई जो तुम्हें मिला था वह आगे जा रहा है, ठीक है, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन बी के साथ रहेगा, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन भी है, आप इसको नोट कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आपसे पूछा जा रहा है बच्चे छत पर खेल रहे हैं, इस वाक्य में प्रयुक्त कारक कौन सा है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो साथियों यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी के साथ रहेगा, अधिकरण यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा। देखिए अधिकरण यानी आधार यानी संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के होने का स्थान व समय का पता चले उसे अधिकरण कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन डी के साथ रहेगा, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा, आप इसको नोट कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है। सो फ्रेंड यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी के साथ रहेगा, चपरासी यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा। देखिए कागज पत्र आदि ले जाने वाला या अधिकारियों के आदेशों को पूरा करने वाला क्या कहलाएगा, चपरासी कहलाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी के साथ रहेगा, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है। यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो साथियों यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए यानी सुखी। देखिए सुखी ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ओके। वाक्य बी में यहाँ पे अ उपसर्ग लगा हुआ है, ठीक है। उपकरण में उपसर्ग लगा हुआ है, निर्विरोध में नि उपसर्ग लगा हुआ है, ठीक है। उपसर्ग रहित मतलब जिसमें उपसर्ग ना लगा हो, तो ऑप्शन ए के साथ रहेगा, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, ओके। चलिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन है, और आपसे पूछा जा रहा है अध्यापिका शब्द में प्रत्यय कौन सा है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है अध्यापिका के बारे में। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, यानी अध्यापिका में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, इका प्रत्यय लगा हुआ है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं तदित प्रत्यय भी कहते हैं। फिलहाल यहाँ पे ऑप्शन डी के साथ रहेगा, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से किसमें स्वर संधि है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है साथियों। यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी के साथ रहिएगा, रजनीश राइट ऑप्शन होगा, ठीक है। और इसमें कौन सी संधि है, इसमें है स्वर संधि लगी हुई है, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा, आप इसको नोट कर लेना, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, नोट कर लेना इसको। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कपीश में कौन सी संधि है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो साथियों यहाँ पे ऑप्शन सी के साथ रहेगा, दीर्घ संधि लगी हुई है, ठीक है। कपीश का संधि होगा कपि प्लस ईश, ठीक है, इस तरह से इसका संधि विच्छेद किया जाएगा। इसमें से कौन सी संधि है, दीर्घ संधि है, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है, आप इसको नोट कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन है, और आपसे पूछा जा रहा है चंद्रमौली शब्द किस समास से बना है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए के साथ रहेगा बहुब्रीहि समास से यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। आप इसको नोट करते चलिएगा, ठीक है फ्रेंड। चलिए साथियों, अगला क्वेश्चन है और आपसे पूछा जा रहा है कि द्वंद्व समास होता है, ये क्वेश्चन आपको बताना है। देखिए यहाँ पे जिसका पूर्व पद प्रधान हो ये तो गलत होगा, यानी जिसके सभी पद प्रधान हो, ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही है। जिसका दूसरा पद प्रधान हो ये भी गलत है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी के साथ रहिएगा, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयोगशाला शब्द में समास का प्रकार क्या है। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये जो प्रयोगशाला शब्द है इसमें किस समास का प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन डी तत्पुरुष समास। देखिए इसमें क्या पूर्व पद गौड़ यानी अप्रधान तथा उत्तर पद प्रधान होता है, ठीक है। ऑप्शन डी के साथ रहेगा, ऑप्शन डी सही है, यानी तत्पुरुष समास प्रयोगशाला में कौन सा समास यूज किया गया है, तो आंसर होना चाहिए तत्पुरुष समास यूज किया गया है, ठीक है। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, जो मेहनत करते हैं वो सफल होते हैं, किस तरह का वाक्य है। यानी अगर आप कठिन प्रश्न को हल करेंगे तो संभवतः आप सफल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है फ्रेंड, यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए के साथ चलिएगा, मिश्र वाक्य राइट ऑप्शन होगा। यानी जिस वाक्य रचना में एक प्रधान वाक्य तथा एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक हो उन्हें क्या कहते हैं, मिश्र वाक्य कहते हैं, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा, आप इसको नोट कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन है, मोर का पर्यायवाची इनमें से क्या है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया साथियों, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए कलापी, ठीक है। ये मोर का पर्यायवाची शब्द है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। कितने लोग का इसका आंसर मालूम था हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, और आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से निंदा शब्द का विलोम क्या होगा, ठीक है। सो फ्रेंड यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा निंदा शब्द का विलोम। देखिए निंदय, अनिंदय, स्तुति, प्रस्तुति। देखिए यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, ठीक है। स्तुति, किसी शब्द का विलोम शब्द उस शब्द के अर्थ से उल्टा होता है, निंदा का विलोम क्या होगा, स्तुति होगा, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन सी को नोट कर लेना यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, और आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से संबंधित शब्द कौन सा है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ऊर्जा और वाट। देखिए जिस प्रकार वाट ऊर्जा का मात्रक है, ठीक है, इस तरह से जो खाली स्थान यहाँ पे क्या आएगा, ये चार ऑप्शन में देख के हमें बताना है। तो यहाँ पे देखिए कार जूल, ठीक है, जूल क्या है, ये कार्य का मात्रक है, तो यहाँ पे हो जाएगा कार्य और यहाँ पे जूल, ठीक है। इस तरह से इसको हम सॉल्व करेंगे, ये आपके रीजनिंग के क्वेश्चन है, ध्यान देना। ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो रहा है, आप इसको नोट करते हुए चलिएगा आगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ है 101 1020 1107, क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे क्या आएगा, ये क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। तो इसको अगर हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, सॉल्व करके हम इसको देखते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 101, ओके, यहाँ पे 10201। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, अगर हम इसको गुणे कर दें 101 से, ठीक है, तो ये डिजिट हमें प्राप्त हो जाएगी, यानी 1201 ये डिजिट हमें मिल जाएगी। इसी तरह से अगर हम इसको करें 107, ठीक है, 107 को गुणे 107 करते हैं तो कौन सी डिजिट निकल के आएगी, वो डिजिट आ जाएगी 11449, ठीक है, कौन सी आएगी 11449, ये डिजिट निकल के आएगी ना। तो यहाँ पे ये रीजनिंग के क्वेश्चन 101 को गुणे 101 कर दो, ये डिजिट मिल जाएगी, 107 को गुणे 107 कर दो,
ये डिजिट निकल के चली आएगी, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। ठीक है, ऑप्शन सी को यहाँ पे नोट कर लेना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विषम शब्द चुनिए। देखिए यहाँ पे तेंदुआ, सिंह ये भी शिकार करेगा, तेंदुआ, सांप ये क्या है, रेंगने वाला है। ठीक है, ये रेंगता है, तो ये विषम हो गया। ऑप्शन सी के साथ रहेगा, रेंगने वाला जीव है, ये विषम हो गया। ठीक है, और ये सब सारे क्या है, इसके ये पैरों से चलते हैं, और सांप क्या है, ये रेंगते हुए चलता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी के साथ रहिएगा, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विषम शब्द कौन सा होगा। अब इस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स, यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन में, चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे 69 क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे देखना है कि कौन सा विषम है। ठीक है, देखिए क्या 59 डिवाइड हो सकेगा, 61, 53, ठीक है, ये सभी डिवाइड हो जाएंगे। 69 ये एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, अभाज्य है, ये डिवाइड नहीं होगी, यानी ये विषम संख्या है, तो ऑप्शन ए के साथ रहिएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है साथियों, BCFCDGDEH क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे आपको बताना है। चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, देखिए BCD ABCD, ठीक है साथियों, उसके बाद कौन सा अक्षर आएगा, यहाँ पे आ जाएगा E। इस तरह से C को लेते हैं, CDE। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो +1 आ रहा है। ठीक है, C के पास बाद D आ रहा है, और D के बाद E आ रहा है, तो E के बाद कौन सा आएगा, E के बाद आ जाएगा आपका F। ठीक है, F आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए FGH, ठीक, इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो F के बाद G, G के बाद H, H के बाद I आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन ए होगा, आप इसको नोट कर लेना। ठीक है, ये सारे रीजनिंग के क्वेश्चन है, और इस तरह से क्वेश्चन करके हम क्या है, अपने स्कोर को प्लस कर सकते हैं। ठीक है, स्कोर को बढ़ा सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है साथियों, यहाँ पे देखिए 2, 12, 27। अब इसको सॉल्व करके यहाँ पे भी देख लेते हैं एक बार क्या आएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मिस हो गया, इसको हम फिर से करते हैं क्वेश्चन। यहाँ क्वेश्चन में जो है 2, 5, 12 और 27 होगा। ठीक है, क्वेश्चन मान क्या आएगा। अब यहाँ पे देखिए 2, 5 ले लिए, 12 और 27, इन दोनों के बीच में अब इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए 2 से 5, ठीक है, गुणे 2 + 1, 2 दूनी 4 + 1 कर दिया, 5 आ गया। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा गुणे 2 + 1, 5, सॉरी यहाँ पे बढ़ते हुए क्रम में यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है, 5 गुणे 2 + 2, 5 दूनी 10, 10 2 12। ठीक है, अब इस तरीके से इसको गुणे 2 प्लस यहाँ पे आपका आ जाएगा 3, 12 दूनी 24, 24 और 3 27। इस तरीके से जो निकल के सामने आएगा वो आ जाएगा गुणे 2 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 4। ठीक है, अब 27 को 2 से गुणा करेंगे, प्लस उसमें 4 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 58। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही होगा, यानी 58 राइट ऑप्शन होगा। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अगर ना समझ में आया होगा तो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बता देना। और ये क्वेश्चन है, आपको इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे। ऑप्शन डी यहाँ पे
राइट ऑप्शन होगा, आप इसको नोट कर लेना। चलिए फ्रेंड, यहाँ पे एक बात ध्यान देना, उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा के लिए जो भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं हम सारे क्वेश्चन को टारगेट एग्जाम प्लेटफॉर्म पे पढ़ाते हैं, ठीक है। साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, आप वहां से जाकर स्टडी कर सकते हैं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और वीडियो को दिन भर में 2 से करीब 3 बार आप जरूर वॉच करिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ से 50% से 25% का स्कोर करते हुए चलिएगा धीरे धीरे, ठीक है। देखिए यहाँ पे 40 दिन बचे हुए हैं शेष, ज्यादा दिन नहीं रह गया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।